आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? अगर जा रही है तो लिखो आवाज आ रहा है। यस सर नो सर कर रहा था, हमको लग रहा है उसी का जवाब तो नहीं दे रहा है। आ रहा है। हाँ देखो तो झूठ बोल देता है कंफ्यूजन में। अब देखिए, अब आते हैं टॉपिक के रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक फोर्स को तोड़ देना, ठीक ना। एक फोर्स को तोड़कर दो कर देना, ठीक है, दो कंपोनेंट बना देना। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाएगा आपका, ठीक है। यानी कि अगर कोई फोर्स एफ है, इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ कर करके दो भाग में अलग अलग डायरेक्शन में इसके इफेक्ट्स को निकालना ही क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। यानी द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं, एक इस डायरेक्शन को ले लेते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, तो पैरेललोग्राम बनाना होता है ना। इसके लिए करना क्या होता है, पैरेललोग्राम बनाना होता है। यानी इस लाइन के पैरेलल यहां से ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन के पैरेलल यहां से ड्रॉ कर देंगे। पैरेललोग्राम बन चुका है, पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये वाला और ये वाला ही जो है कंपोनेंट कहलाएगा, है ना। इसका नाम दे दीजिए ओ ए बी सी, ठीक है। और इसका इसको मेजर कर नाप लीजिए, इसको नाप लीजिए, स्केल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म, है ना। ये हो गया आपको कंपोनेंट निकालने का तरीका, ठीक है। क्या करना है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। ग्राफिकल मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर ये एफ फोर्स है, मान लेते हैं कि 250 न्यूटन का फोर्स है, तो हम इसको कोई स्केल पे ये वाला लाइन खींच लेंगे, ठीक है, 250 न्यूटन वाला। और ये डायरेक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जितना ये एंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अल्फा बीटा। और इस अल्फा बीटा के हिसाब से हम लोग जो है डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। और इस फोर्स को बना लेंगे स्केल पे। स्केल क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आप मान सकते हैं 25 न्यूटन, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि से 25 250 होता है, यानी 10 सेंटीमीटर का आपको लंबाई बनाना पड़ेगा एफ का एरो, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर आपने लंबाई बना लिया। अब क्या करना है कि इस डायरेक्शंस के पैरेलल आपको यहाँ पे से खींच देना है हेड से, और इस डायरेक्शंस के पैरेलल इसके हेड से इधर खींच देना है। ऑटोमेटिक जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक ना। अब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये ओ सी और ओ ए जो है से आपका क्या कहलाएगा, कंपोनेंट्स कहलाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब ओ सी की लंबाई नाप लेंगे। मान लेते हैं कि ओ सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर आया, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, स्केल से। स्केल कितना है, 25 न्यूटन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 25 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुना 25 न्यूटन, ठीक है, ये ना। यानी कि 25 चौके 100 न्यूटन। इस तरह से आपको जैसे काउंट करना है, यानी ये कंपोनेंट लाना है F1 F2, ठीक है, ये काम करना है, ठीक है। इधर भी नाप कर करके स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका कंपोनेंट, ठीक है। ये तो हुआ जनरल कंपोनेंट, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है स्पेशल कंपोनेंट, और वो स्पेशल कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, किसी अगर कोई फोर्स आपने यहाँ पे देखा, अगर इसको हम इस डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहते हैं, मान लेते हैं ये डायरेक्शन का नाम जो है से एम कैप है, तो एम कैप के डायरेक्शन में अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहते हैं, तो इसके हेड से आपको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इसके हेड से क्या करना होगा, इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही आपका कंपोनेंट देगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये लेंथ 3 सेंटीमीटर आया, और ये आपका जो है से ओरिजिनल फोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे अभी हमने किया कि ये 250 न्यूटन था, तो 250 न्यूटन के लिए कितना 10 सेंटीमीटर का हमारा एरो बनता, है ना। ये आपका जो से लेंथ कितना आया, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका फोर्स वैल्यू निकालेंगे, 3 गुना 25 यानी कि 75 न्यूटन, है ना। इस तरह से
यहाँ पे भी काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा जरूरत पड़ता नहीं है। जरूरत क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम लोग एनालिटिकल मेथड लेकर के चल रहे होते हैं। एनालिटिकल मेथड बहुत ही आसान पड़ जाता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? कोस थीटा। ठीक है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको स्केल लेने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये फोर्स आपका हुआ 250 न्यूटन, ठीक है, और ये एंगल अगर आपको दिया हुआ है डायरेक्शन से एंगल कि ये जो है आपका 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, ठीक है, तो 60 डिग्री अगर एंगल है तो आपको इस डायरेक्शन में, ये एम कैप का डायरेक्शन है, और इसमें अगर आपको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, ये वाला वैल्यू आप निकाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा? तो 250 कॉस 60 डिग्री, क्या हो जाएगा? 250 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो गया? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हो गया। इसमें स्केल वगैरह लेने की कोई जरूरत है ये नहीं है। ये 250 गुना 1/2 सीधा कर दीजिए, ये क्या कितना हो जाएगा? 125 न्यूटन। ठीक ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एनालिटिकल मेथड में आपको स्केल्स का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। ठीक ना, इसमें जो है आप सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं किस पे? तो ट्रिगोनोमेट्री के रूल पे। ठीक ना, अब देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया गया कंपोनेंट को कहते हैं ना। तो अब ये एक तो आप ये भी देख रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन नहीं, एक ही डायरेक्शन है, तो उसमें अगर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट लेना है तो हमको क्या करना होता है कि उस डायरेक्शन पर इसके हेड से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। उसके हेड से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक ना, तो अगर ये तो एक डायरेक्शन की बात हुआ, अगर दो डायरेक्शंस में कंपोनेंट अगर लेना पड़े म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे एक आपका ये डायरेक्शन हो गया, ये मान लेते हैं एक्स का डायरेक्शन हो गया, और ये जो है आपका बाई का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो तरीका वही अपनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में डालेंगे। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एफ कोस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा जो है क्या हो गए? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट को और क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक ना, अब देखिए समस्या ये है कि यही हम लोग के सिलेबस में है। ठीक ना, यही हम लोग के सिलेबस में है। अब इसको ज्यादातर केस में हम लोग इस तरह का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है आपसे। ये इंक्लाइंड सेक्शन पे आपको जो है ब्लॉक रख दिए जाते हैं, और इसका जो है अगर वेट W है तो आप W तो नीचे लगाएंगे, है ना। ये थीटा अगर है तो इसके परपेंडिकुलर, यानी इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो इस वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक ना, ये हमेशा होगा, ये जो है हमेशा होगा। कब? ये जब दो लाइंस के बीच में थीटा एंगल बनता है तो उनके परपेंडिकुलर्स में भी कितना एंगल बनता है? थीटा एंगल बनता है। तो आप देख लीजिए कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में थीटा एंगल, तो इसका परपेंडिकुलर कौन? नीचे वर्टिकली, और ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में भी थीटा एंगल बना, तो ये कितना हो जाएगा? W cos थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमको लिखना है, तो थीटा डिग्री पे कितना हो जाएगा? W cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? W sin थीटा। ठीक ना, इधर W cos थीटा लिख दिया तो इसके परपेंडिकुलर में ऑटोमेटिक लिखेंगे कितना? W sin थीटा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होता है इसको हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट के नाम से जानेंगे, और ये कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल का मतलब होता है कि स्पर्श लाइन की ओर, या फिर अलोंग द प्लेन। ठीक ना, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन को टेंजेंशियल डायरेक्शन भी कहते हैं। क्लियर है ना। अब ये तो हम लोग किसका कंपोनेंट निकालना? वेट का कंपोनेंट ना। और ये वेट का कंपोनेंट हर तरह के क्वेश्चन में, जैसे फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा इंक्लाइंड प्लेन पे तो उसमें आपको निकालना पड़ सकता है ना। या फिर आपको स्क्रू गेज का जो मशीन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी सेम कंपोनेंट आपको आता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम दूसरे फोर्स के रूप में अगर देखें, जैसे ये आपका थीटा एंगल है और यहाँ पे ब्लॉक रख दिया गया है, ये फोर्स आपका जो है P फोर्स इधर की ओर लगाया गया है। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि से इसके नॉर्मल कंपोनेंट और
टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालिए, ठीक ना, एफ एन और एफ टी निकालिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, ये आपका एफ टी हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा, है ना। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लाने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, चाहे कोई भी एगो एंगल पता होना चाहिए, है ना। तो ये एंगल कितना होगा इसके बारे में सोचते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल, थीटा डिग्री का एंगल, है ना। अब समस्या ये कि अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, ठीक ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, तो इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा डिग्री का बनेगा। लेकिन क्या इससे मामला सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो इसको करके भी कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अब सोचते हैं कुछ दूसरा चीजें, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसके परपेंडिकुलर अगर खींचे तो इस तरह से आएगा लाइन, है ना, इस तरह से लाइन आएगा। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर खींचे तो ये वाला लाइन बनेगा, है ना। अच्छा, अब इसके साथ अगर हम एंगल चाह रहे हैं कि एक एंगल निकाल पाए, तो अभी भी ये जैसे अनसॉल्व है। क्यों? क्योंकि जैसे इसके बीच में एंगल तो आने से रहा, है ना। अगर कोई लाइन इस तरह से हम खींचते हैं तब जो ऐसे एंगल बनेगा, इसके और इसके बीच एंगल आ सकता है, ठीक ना। तो ये जो ऐसे इनडिटर्मिनेट है क्योंकि एंगल आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ये कुछ जब तक एंगल देगा नहीं तब तक नहीं आ सकता है, क्लियर है ना। क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि दो लाइंस के बीच में थीटा एंगल, तो उनके परपेंडिकुलर्स में भी थीटा एंगल। तो एक परपेंडिकुलर ये लाइन ये खींचते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो इसके बीच में तो आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए किससे, फोर्स से ना। फोर्स से चाहिए तभी ना हम लोग निकाल पाएंगे ए पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आपको इसके लिए कोई ना कोई एक एंगल और देगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस देता है तो कोई ना कोई एक एंगल और देगा, यानी कि वो ये जानबूझ करके ये कुछ ना कुछ ये एंगल देगा, ठीक है। या फिर वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल देगा, ठीक है। तो ये सॉरी, इसको हम थीटा का लिख रहे हैं, अल्फा अलग एंगल, ठीक ना, थीटा नहीं अल्फा, ठीक है। तो ये कुछ एंगल आपको दिया रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इधर की ओर कंपोनेंट कर सकते हैं, कितना, पी कोस अल्फा, और इधर की ओर पी साइन अल्फा, ठीक ना, पी कोस अल्फा और पी साइन अल्फा आराम से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इस केस में कभी कभी ना कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बताइए, कैसा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहीं से ना बनाएंगे लाइन, क्योंकि फोर्स हमारा यहाँ है तो यहीं से लाइन बनाना पड़ेगा। एक लाइन हमने इधर बना दिया, इसको अलग पेन से बना देना तो घोच होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया और एक हम वर्टिकल लाइन बना दे रहे हैं। हमको किसी न किसी एक के साथ एंगल चाहिए, अबरी लेकिन आ जाएगा कैसे, ये थीटा एंगल, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल दिया हुआ है अल्फा, है ना। तो टोटल एंगल यानी इस हॉरिजॉन्टल से पी का एंगल कितना बन गया, अल्फा प्लस थीटा, कितना हो गया, अल्फा प्लस थीटा। तो इसका कंपोनेंट जो है ये एफ एक्स अगर कहें तो ये हो जाएगा पी कॉस अल्फा प्लस थीटा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। और एक जो है से एफ वाई अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा, पी साइन अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। यानी कि वो जो हम लोग डायरेक्ट देख रहे थे पी के साथ जो ये इंक्लाइंड सरफेस का एंगल नहीं दिया हुआ था जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो चीज भी आप ही को सोचना है कि कब जो है क्वेश्चन हमारा बनेगा कब नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे इसमें हम देख रहे थे निकाल करके नहीं निकला तो हम समझ गए कि सही है, कुछ ना कुछ और देना चाहिए इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी कभी कभी आप जो से देखेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को कि कुछ कुछ चीजें जो से नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको कोई और तरीका देगा निकालने के लिए, ठीक है। कभी कभी आप देखते हैं कि एंगल ना दे करके क्या कर देता है कि उसका इंक्लाइनेशन दे देता है, ठीक है, और उससे आपको थीटा निकालना रहता है। तो ये तरीके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पेश करने का, ठीक है। सेम मामला लेकिन डिफरेंट तरीका होता है। अब देखिए ये कंपोनेंट्स हो गए नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। और साथ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, इसी को कहेंगे क्या, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि दोनों जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया गया कंपोनेंट है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट किसी भी फोर्स का किसी डायरेक्शन में जो उससे थीटा एंगल बना रहा है क्या होगा, एफ कोस थीटा होगा, क्या होगा, एफ कोस थीटा। अगर ये एम कैप का डायरेक्शन है तो फोर्स एफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कोस थीटा होगा, क्लियर है। कैसा कंपोनेंट,
ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। कंप्लीट है ना? अब एक आध दो बता दो हमको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू 25 न्यूटन, और इसका ये वाला जो एंगल है वो आपका 40 डिग्री है। बताओ इसका एफ एक्स कितना होगा और एफ वाई कितना होगा? एफ बाई 25 कॉस 40 डिग्री, और ये 25 साइन 40 डिग्री, है ना। ये फर्क नहीं पड़ता कि ओरिजिन से है कि नहीं है, ठीक ना। जहां पे रहेगा वहीं से हम इसको एक्स का डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। हाँ, जिधर से एंगल बनाया उधर से कोस थीटा लगाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव क्यों किए? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की ओर घुमाएंगे ऊपर की ओर चला जाएगा, इधर की ओर घुमाएंगे ये पॉजिटिव एक्स की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हुए अगर हम कहें कि इधर की ओर आपका जो है फोर्स है, और ये एंगल जो है 45 डिग्री है, और ये 20 न्यूटन का फोर्स है, इसका कंपोनेंट बताइए तो। एफ एक्स एफ वाई माइनस 20 साइन 45, और ये माइनस 20 कोस 45। कोई दिक्कत है? अगर आपसे कहें कि ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स निकालिए इस तरह से दे करके, तो नहीं निकाल दोगे? निकाल दोगे ना? हाँ, तो एक क्वेश्चन तुम लोग के बन गया कल का। ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट से हट करके नए टॉपिक पे। तो क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक ना। मोमेंट ऑफ फोर्स देखिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड अबाउट ए पॉइंट और लाइन। किसी पॉइंट या लाइन के अबाउट इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, इट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, इट प्रोड्यूस रोटेटिंग इफेक्ट कर सकते हैं, रोटेटिंग इफेक्ट्स, ठीक ना। यानी कि ये जो है क्या पैदा करता है? रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी बॉडी में, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी पॉइंट या लाइन के अबाउट। इसका एसआई यूनिट आपको लिखना हो सकता है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, है ना। और कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे बाउंड वेक्टर होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? बाउंड वेक्टर होता है, ठीक ना। बाउंड वेक्टर होता है। किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो से आप याद रख सकते हैं लिखने के लिए, है ना। पॉइंट वाइज याद रखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट पूरा का पूरा एक बार अगर उसको संघर्ष करते हो याद करने का तो तकलीफ होता नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स। कैलकुलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसपे आपका फोर्सेस लगा दिए गए हैं F1, जैसे इसको हम 4 न्यूटन दे दिए, ठीक है। ये आपका जो है 10 न्यूटन हो गया, ये आपका जो है इधर से 5 न्यूटन हो गया, ठीक है। और ये इधर से आपका जो है 20 न्यूटन हो गया,
इधर से आपका जैसे 15 न्यूटन हो गया, ठीक है। और एक फोर्स जैसे यहाँ पे लगा देते हैं 20 न्यूटन, ठीक है। ये चीजें, ये फोर्स हमने लगाया, ठीक है। ये फोर्स लगा करके ये हम कह रहे हैं कि ये जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कैसा है? बॉडी इक्विलिब्रियम में। आपको मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाना चाहिए? जोड़ करके किसी भी पॉइंट के अबाउट 0, ठीक है। या फिर ये कहता है कि किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। हम ये नहीं करें कि बॉडी इक्विलिब्रियम में मोमेंट कुछ है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई अलग अलग पॉइंट हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। मीटर में डिस्टेंस लेंगे तो गुना करने में आसान होगा। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मीटर में ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 मीटर। इधर भी इसको हम 0.5 मीटर कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम 2 मीटर कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम 0.5 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। ये अब अगर हम कहें कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए बताइए, तो ए बताने, इस तरह के मोमेंट को निकालने के लिए पहला आपका काम ये होगा, कोई मन से, अपने मन से डायरेक्शंस को यहाँ पे घुमा लीजिए और उसको पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम अभी किए हैं किसको? क्लॉकवाइज। किसको किए हैं? क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पॉइंट ए के अबाउट जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे सबको क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे सबको हम क्या करेंगे? निगेटिव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि इसका मोमेंट निकालते समय वो पॉइंट और उस फोर्स से दूरी जिसका मोमेंट आप निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो पहला तो हम निकाल किसके अबाउट रहे हैं? ए के अबाउट। पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं, तो हम इस पॉइंट पे होल कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेशन देंगे कि ये पॉइंट के अबाउट ही हमको चीजों को घुमाना है, ठीक है। अब बात ये है कि से जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालते हैं, अगर फोर्स उस पॉइंट पे ही लगता है या उस पॉइंट के सामने लगता है तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। जैसे ये फोर्स 4 न्यूटन का ए पॉइंट पर ही लग रहा है, और मोमेंट जो हम निकाल रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं, तब फोर्स इस 4 न्यूटन के कारण से ए पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट? 0। कितना मोमेंट? 0। उसके बाद आता है बी पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है, कितना दूरी पे लग रहा है? तो 1 मीटर की दूरी पे। पॉइंट ए से 1 मीटर की दूरी पे बी पॉइंट पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंट कितना होगा? तो 20 गुना 1, फोर्स गुना दूरी, फोर्स गुना दूरी, यही ना होगा मोमेंट, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब बात यह है कि हम तो 20 गुना 1 लिख देंगे, है ना। 20 गुना 1 लिख दिए, 20 न्यूटन गुना 1 मीटर। अब समस्या ये है कि डायरेक्शन चेक करना है, हर बार तो आपको डायरेक्शन चेक करना होगा। तो पॉइंट ए, यहाँ आप इस पॉइंट पे आप किसी चीज को रख करके एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं, और ए पॉइंट वाला को फिक्स कर दीजिए, और जिधर आपका ये है फोर्स लग रहा है इसको घुमाइए, आपको डायरेक्शन आराम से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो किधर की ओर घूमेगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, हम तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहे हैं, है ना। साइन कन्वेंशन हम किसको लिए हैं? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये नेगेटिव हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि 20 न्यूटन का मोमेंट तो हमको निकल चुका, फिर इस पे अब कोई सोचने की जरूरत नहीं है, अब इसको भूल जाइए, ठीक है। अब किसको? अगला फोर्स पे आइए। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना दूरी पे ए से है? 1 मीटर और 1 मीटर, 2 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस? 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पे 10 न्यूटन का फोर्स है, मोमेंट कितना हो जाएगा? 10 गुना 2, 20 न्यूटन मीटर, है ना। कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन मीटर। डायरेक्ट गुना करके लिख रहे हैं हम, बात समझ में आ रहा हो ना? क्या कि फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 10 गुना 2 तो कितना हो गया?
20 न्यूटन मीटर। लेकिन अब समस्या ये है कि प्लस लिखें कि माइनस लिखें, है ना। तो अब देखिए इसको कि ये जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाएं तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैसा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये 20 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों खत्म। अब कितना है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स कितना दूरी पे लग रहा है, तो 1 मीटर 2 मीटर, ये 0.5 यानी कि 2.5 मीटर पे, 2.5 मीटर पे। तो 5 गुना 2.5, ठीक ना, 5 गुना 2.5 यानी 25/2। कितना हो गया, 25/2, ठीक ना। तो हम कर सकते हैं 25/2 न्यूटन मीटर, 25/2 न्यूटन मीटर। लेकिन डायरेक्शन के अगर बारे में सोचें तो डायरेक्शन ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये इसको ए के अबाउट ऐसे घुमाएगा, है ना। घुमाना किसके अबाउट है, ए के अबाउट, क्या कि निकाल उसके अबाउट रहे हैं। ये न कि सोच यहाँ पे सर ऐसे लगा रहा था, ऐसे तो घूम सकता है। तो इधर नहीं जाना है, हमको पॉइंटवा देखना है कि किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो इधर से घुमाना है इसको ले करके, ठीक ना, किसको, ए को लेकर के, ठीक है। ये न कि इधर लगाए और फिर घुमा दिए इधर, तो फिर लगेगा किसने क्लॉकवाइज पॉजिटिव कर दिए, है ना। और फिर मन किया अगर ये वाला में तो घुमा दिए इधर से या फिर इधर से, तो जो पॉजिटिव लेना चाहिए था सब गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है, उसी के अबाउट घुमाना है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, है ना, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहें, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस कर देंगे, है ना। अब देखिए कि ये 5 न्यूटन भी निपट गया, ये 10 न्यूटन भी निपट गया, ये 20 न्यूटन भी निपट गया। अभी भी 2 फोर्स बच रहा है, कौन कौन, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन। 20 न्यूटन को देखें अगर हम, तो ये 2 मीटर और ये 2.5 मीटर, कितना हो गया, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। 4.5 मीटर गुना 20 न्यूटन, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 90 की 45, 4.5 कितना होता है, 9/2, गुना 20, 10, 90 हो जाएगा, सही है, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो 90 न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका, 90 न्यूटन मीटर। लेकिन अब डायरेक्शन अगर देखें तो 20 न्यूटन मीटर नीचे की ओर लग रहा है, तो इसको इस तरह से घुमा देंगे, है ना। तो क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज था पॉजिटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। अब ये यहाँ तक हमको काम निपट गया, अब खत्म। अब बच गया है 15 न्यूटन। जैसे जैसे हम लोग फोर्स को काउंट निकालते चले जाते हैं वैसे वैसे उधर काम खत्म करते जाते हैं, ठीक है। अब 15 न्यूटन कितना दूरी पे लग रहा है, तो 5 मीटर की दूरी पे लग रहा है। एक यहां से देख लीजिए, 1 2 2.5 और ये हो गया 4.5 और ये 5, ठीक है। तो 5 मीटर का डिस्टेंस, 15 न्यूटन का फोर्स। तो 15 गुना 5, 15 गुना 5, 15 पचे 75, ठीक है। तो 75 न्यूटन मीटर, 75 न्यूटन मीटर। लेकिन डायरेक्शन कैसा, ये ऊपर की ओर घुमा, ऐसे घुमा देगा ना, तो अपोजिट घुमा देगा तो माइनस कर देते हैं, है ना। अब जो है सबको जोड़ जाड़ के लिख दो, ये कितना हो गया, 20 न्यूटन मीटर, माइनस में 20 और माइनस में और कितना है, माइनस में 75 भी है, तो माइनस में 95 और ये 12.5, तो 95 और 10, 105, 107.5 माइनस में कितना हो गया, 107.5 न्यूटन मीटर। अब आते हैं प्लस वाला पे, ये हो गया 20 और 90, कितना हो जाएगा, 9 2 11, 110 न्यूटन मीटर। कितना हो गया, 110 न्यूटन मीटर। बचा कितना, 2.5 न्यूटन मीटर। कितना बच गया, 2.5 न्यूटन मीटर। ये प्लस में आया ना वैल्यू, तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। प्लस में आया तो डायरेक्शन कैसा हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए 2.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। इस तरह से जैसे हम लोग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए कि ये तो सिंपल फोर्सेस का,
हाँ बिल्कुल, हर एक पॉइंट से लेके बना सकते हैं। आपको पूछेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट एफ बताइए, ठीक है, एफ फोर्स का मोमेंट एफ पॉइंट के अबाउट बताइए, तो फिर पॉइंट ये हो जाएगा जहां से हम लोग घुमाएंगे, है ना। अब बाकी फोर्स को घुमाएंगे, इसका 0 हो जाएगा, 15 न्यूटन वाला के 0 हो जाएगा, इसका कुछ होगा, ये कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमा देगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, डी के मन कर के डी के अबाउट निकाले सर, निकाल लीजिए, है ना। सब के अबाउट निकालोगे, सब के अबाउट कितना आएगा, सबसे ज्यादा तो जरूर मतलब आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई पॉइंट चेंज कर लो वैल्यू यही आएगा, है ना, ये है। तो देखिए रीजन ये कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो सब के अबाउट सेम मोमेंट आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हुआ, कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इससे रोटेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे से देखिए, ये कांटिलीवर बीम है, ठीक ना, आगे चल करके पढ़ाएंगे हम, कांटिलीवर बीम है, अभी अगले क्लास में हो सकता है कि सपोर्ट बीम शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये जो कांटिलीवर बीम को थोड़ा सा ऊपर की ओर हम लोग मूव कर मोड़ दिए हैं, ठीक ना, मोड़ करके अलग कर दिए। अब देखिए किसे ये जो से एक फोर्स हम लगा रहे हैं इस पे, 200 न्यूटन का एक फोर्स जो से हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो जहां से जुड़ा हुआ है ना, यहां से ये 30 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस आपका है 6 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे मान लेते ओ, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ बताइए, किसके अबाउट, ओ, ओ के अबाउट जो है मोमेंट बताइए। तो इस तरह के मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, जो है एक बात का तो कंफर्मेशन है कि फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स ही सिर्फ मोमेंट जनरेट कर सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि फोर्स पे लगने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मोमेंट जनरेट कर सकता है। सीधा सीधा अगर आ गया डिस्टेंस तो जनरेट करेगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि इस तरह का मेंबर है, इस तरह का मेंबर है, अब फोर्स ऐसा लगे तो क्या ये मोमेंट जनरेट करेगा, ये वाला में नहीं जनरेट करेगा। हमने कहा था कि मोमेंट तभी जनरेट कर सकता है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट तभी होगा फोर्स जब इससे कुछ दूरी पे लगेगा, और कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। फोर्स कुछ दूरी पे कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, तब मोमेंट जनरेट होगा। अगर फोर्स ऐसा लगा दिए जो एकदम एक सामने जा रहा है, या फोर्स इधर से सामने लगा दिए, या फोर्स इधर से सामने लगा दिए, ये या ये कोई भी मोमेंट जनरेट कर सकता है, बोलिए, ये कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं कर सकता। पॉइंट के सामने अगर कोई फोर्स आता है, वो फोर्स उस मोमेंट जनरेट नहीं कर सकता है, क्लियर है। जब भी जनरेट करेगा तब परपेंडिकुलर फोर्स ही जनरेट कर सकता है मोमेंट, क्लियर है। अब बात इसमें यह है कि इसका हम, ये तो इंक्लाइंड फोर्स है ना, ये क्या है, इंक्लाइंड फोर्स है, ना तो सामने है नहीं परपेंडिकुलर है, तो पहले इसको हम बनाते वैसा है कि ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि इधर की ओर कंपोनेंट कर लेते हैं। अभी आपको सिखाया है कि जिस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो और एंगल थीटा बने तो क्या करते हैं, cos थीटा ले लेते। तो 200 न्यूटन, तो इधर कितना हो जाएगा, 200 cos 30 डिग्री, इधर की ओर कितना हो जाएगा, 200 sin 30 डिग्री, यही ना।
अब बात यह है कि इसे 200 साइन 30 डिग्री फोर्स जो है से इस डायरेक्शन में लग रहा है और 200 कॉस 30 डिग्री फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब बताइए कि ये वाला जो फोर्स है 200 कॉस 30 डिग्री जो फोर्स है इसको पकड़ के इधर खींच रहा होगा, है ना। क्या ये वाला फोर्स इस मेंबर में कोई मोमेंट जनरेट कर सकता है, इसको घुमा सकता है? तो बिल्कुल नहीं घुमा सकता। क्यों नहीं घुमा सकता? क्योंकि ये सामने सामने ना हो गया। जैसे ये मेंबर है आपका और फोर्स आप यहां पे लगा रहे हैं, तो ये इसको घुमाएगा कहां से? इसको घुमाने की क्षमता इसमें है? ये तो इसके अलोंग लग रहा है ना, इसको खींच सकता है। जैसे कहने का मतलब अगर हम इसको इस तरह से फोर्स लगाएंगे सामने से तो इसको खींच सकते हैं। घुमा कब सकते हैं? जब इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे। बात समझ में आया ना। तो ये वाला फोर्स जो है ना, ये 6 मीटर वाला में कोई मोमेंट जनरेट नहीं करेगा। क्लियर है? और ये 2 मीटर वाला में अगर हम बात करें कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये 200 cos 30 डिग्री जो है 2 मीटर के परपेंडिकुलर है, तो ये 2 मीटर वाला में फोर्स जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला के तो परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये फोर्स आर्म और ये फोर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंट आ जाएगा, है ना। और ये वाला जो फोर्स है 200 साइन 30 डिग्री, ये 2 मीटर वाला के सामने पड़ जा रहा है, तो ये 200 साइन 30 डिग्री 2 मीटर वाला में कोई मोमेंट जनरेट करेगा नहीं। हमने कहा कि सामने अगर आया तो मोमेंट जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ये 200 साइन 30 डिग्री जो है 6 मीटर के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। 6 मीटर के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स जो है 6 मीटर वाला में मोमेंट जनरेट करेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, हम जो है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव समझ रहे हैं। आप जिसको भी पॉजिटिव समझें यहां पे आप इंडिकेट करें, यही आपका साइन कन्वेंशन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहा। अब जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे। तो अब 6 मीटर और इसका जोड़ा बन रहा था मोमेंट का, है ना। 6 मीटर में कौन मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है? ये वाला। तो कितना? 200 साइन 30 डिग्री गुना 6 मीटर, यही ना। अब कैसा मोमेंट जनरेट करेगा? तो आप देखिए ये वाला इस तरह से है, ये पॉइंट है, इसके अबाउट पकड़ लीजिए और इसको घुमाइए। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसको अगर खींचेगा इस तरह से तो कैसे घूमेगा? इस तरह से घूमेगा। घुमाना किसके अबाउट होता है? जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट को पकड़ के रखेंगे, इसको घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना? तो 200 साइन 30 डिग्री अगुना 6 मीटर, आइए न्यूटन। ठीक है। अब बात ये है, ये तो हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था और एंटी क्लॉकवाइज को हम यहाँ पे पॉजिटिव कहें। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि से हम जो है ना नेक्स्ट काम करते हैं, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पहले ही किसे डिसाइड कर दिए, है ना। ये जो है से वर्टिकल आर्म है, ठीक है। इस पे फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा, है ना। तो अब बात ये कि कितना होगा? तो 200 cos 30 डिग्री अगुना 2 मीटर, यही ना। अब घुमाएगा कैसे? तो आप सोच करके देखिए, आप इसको इस तरह से अगर फोर्स खींचते हैं इस तरह से तो कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज ना। बोलिए, यहां से आप इसको ऐसे रखिए और इसको पे फोर्स इधर खींच करके देखिए कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस, है ना। हम पहले से जानते थे इसीलिए माइनस लिखे थे, ठीक है। अब माइनस कितना? 200 cos 30 डिग्री न्यूटन अगुना 2 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करके रख देंगे, है ना। कितना हो जाएगा? तो ये से ये खत्म हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 600 न्यूटन मीटर, माइनस ये हो जाएगा कितना? तो 100√3, 200√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट करके जो वैल्यू लाओगे पॉजिटिव में ही आएगा। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन में सब कैलकुलेट करके रख दिया है।
डाटा खत्म हो गया 1.5 GB। इतना देरी में 1.5 GB खत्म हो गया है। 400 MB में लगता है कि 1 घंटा क्लास लेते थे हम अब ये लॉकडाउन में जो से क्लास लिए थे 400 MB लगता था, 1 घंटा क्लास चलता था। हाँ अच्छा, मॉर्निंग से अभी तक खत्म हुआ। टीचमेंट पे कम खाता गधा, यूट्यूब पे भी कम खाता है, टीचमेंट पे भी कम खाता है। मॉर्निंग से इवनिंग हो गया ने 1 घंटा हुआ है, 400 MB खत्म हुआ होगा अभी, ठीक ना। हमको रूम पे पता नहीं चलता का कि वहां पे जो से वाईफाई लगा हुआ। अब तो संस्था वही पड़ रहा है, 3,000 एक बार लगाओ, 7 महीना तक निफिक्र रहो, ठीक ना। और वो भी मन भर जितना आप यूज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे ऑनलाइन जो क्लास करते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं फाइबर। चलिए अब आते, ये हुआ, इस तरह के भी क्वेश्चन आएगा। एक आपको क्वेश्चन बताए थे ये वाला, ठीक है, वेट लटकाए थे 5 न्यूटन 30 न्यूटन, ऐसा क्वेश्चन तो बताया हुआ है ना। दोनों तरफ के मोमेंट बराबर कर देते हैं, ठीक है। न बताया हुआ, न बताया हुआ है, थथुना तोड़ देंगे हम, ठीक है। अच्छा अब नहीं बताएंगे, अब टाइम ले लेता है सब, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रड रहता है, ठीक है। इसका लंबाई कितना था, टोटल लंबाई जो है 10 मीटर था। कितना था, ए बी एफ ये सी पॉइंट, ठीक है। कहता है कि कितना दूरी पे इसको लटकाया जाए, ठीक है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना दूरी पे लटकाएंगे ना कि वो बैलेंस हो जाए, एकदम सीधा खड़ा रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खड़ा रहने के लिए ये हो गया इक्विलिब्रियम में। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि जितना उधर का मोमेंट उतना ही इधर का मोमेंट, यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। तब पहले तो आप क्या साइन देंगे, बराबर का, ठीक है। और इधर का मोमेंट इधर के मोमेंट से बराबर कर देंगे। मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, एफ के अबाउट, जिसके अबाउट लटका हुआ है, ठीक है। तो इधर का मोमेंट कितना हो गया, तो एक्स गुना में फोर्स कितना 30 न्यूटन, तो यानी कि 30 गुना एक्स, है ना। इधर का मोमेंट कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, टोटल आपका 10 था ना, टोटल कितना मीटर 10 मीटर था, ठीक ना। अब 5 न्यूटन उसका वजन था, तो 5 न्यूटन कहाँ पे लगेगा, 5 मीटर के दूरी पे लगेगा। बताइए, ए से सी तक 5 मीटर, तो बी से सी तक भी कितना 5 मीटर, ठीक ना। बी से सी तक भी 5 मीटर, तो बी से सी तक अगर 5 मीटर, ये आपका एक्स है, तो ये कितना बच गया 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो इधर हम कर देते हैं क्या कि ये 5 माइनस एक्स और 5, यानी 5 माइनस एक्स गुना में 5 न्यूटन, ये ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट साइड का मोमेंट राइट साइड के मोमेंट के बराबर कर दिए। कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस 5x इज इक्वल टू 30x हो जाएगा। इसको उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 35x हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 बटा में 35 हो जाएगा, यानी 5/7 0.704 मीटर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों तरफ बराबर कर देते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज एक तरफ से होगा, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, वो एक ही तरफ दोनों लिखेंगे तब, ठीक ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन आप क्या लेते हैं,
इक्विलिब्रियम कंडीशन यही ना लेते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, यही ना। तो हमको एफ पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट एफ, ये निकालना है। और ये जो है से कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यही ना। अब इस पॉइंट एफ पॉइंट के अबाउट मोमेंट आप लीजिए, तो एफ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, पहले अगर 5 न्यूटन का लेते हैं, ठीक है, किसी को आप जो है पॉजिटिव कर लीजिए, मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज को आप क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, यही ना। तो आपको क्या करना है कि 5 न्यूटन का आप मोमेंट निकालेंगे, 5 न्यूटन कितना दूरी पे लग रहा है, 5 माइनस एक्स पे, तो हम कह सकते हैं कि 5 गुना 5 माइनस एक्स, ये हो गया मोमेंट, है ना। कैसा होगा, तो एफ पॉइंट यहाँ फोर्स यहाँ लग रहा है, कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कहें तो इसको माइनस लगा दें, बोलिए। अच्छा, अब बताइए कि इसी एफ पॉइंट के अबाउट जो है ना, इसका 30 न्यूटन वाला का मोमेंट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स गुना 30, 30x हो जाएगा। और 30x कैसा हो जाएगा, तो ये नीचे की ओर इधर इधर फोर्स लग रहा है, तो इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो इसको हम प्लस में 30x लिख दिए, अब बराबर जीरो हुआ, है ना। तो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला पूरा उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 30x बराबर में 5 गुना 5 माइनस एक्स, उसी को तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखे थे, क्या है ना। अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल जैसे अभी बना रहे थे वैसे बनाते तो यही ना होता, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मोमेंट उसका क्या होना चाहिए, जीरो। हमने कहा था ना कि बॉडी जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे तो नेट मोमेंट कितना लगता है, जीरो लगता है, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब देखिए मोमेंट खत्म हो गया, कपल क्या होता है, तो कपल जो है से ये आपका जो है से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना, यानी कि दो बराबर फोर्स लेकिन अपोजिट, ठीक ना, दो बराबर अपोजिट फोर्सेस जो कुछ दूरी पे लग रहे हो, ठीक ना, किसी बॉडी में कुछ दूरी पे लगते हैं तो क्या जनरेट होता है, कपल जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, ठीक ना। यानी कि ये फोर्स का पेयर है, ठीक ना, बराबर फोर्स का पेयर, ठीक ना, बराबर फोर्स का पेयर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब ये किसी बॉडी पे लगता है तो उस बॉडी को उसके ही अबाउट, ठीक ना, इसके लिए कोई फिक्स एक्सिस नहीं है, उसके ही अबाउट रोटेशन शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसको हम कपल कहते हैं, ठीक ना। अब कपल जो है एक फ्री वेक्टर है, किसी भी बॉडी पे लग सकता है और उसको अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएगा, ये किसी फिक्स एक्सिस से अबाउट रोटेट करवाएगा नहीं, ठीक ना, ये बॉडी के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि ये दो तरह के हो सकते हैं, क्लॉकवाइज कपल हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज कपल, ठीक है। कपल जो है किसी भी बॉडी पे किसी भी लोकेशन पे लग सकता है, किसी भी पोजीशन पे, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ में अगर हम बात करें तो कपल का जो है ना मोमेंट वो कितना होता है, किसी एक फोर्स को इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स गुना डिस्टेंस, यही उसका कपल मोमेंट होगा, क्या हो जाएगा, कपल मोमेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको जो है से कपल और कपल मोमेंट के बारे में। अब देखिए कि कभी जब आप फोर्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, आपसे इस पे बहुत सारे फोर्सेस लगा करके दिए गए हैं, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि से इस पे जो है ना रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक ना, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, देखिए रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करें, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की बात करें और रिजल्टेंट मोमेंट, ठीक ना, की बात करें तो क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब हो गया कि से इस पे इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है,
टोटल फोर्स जो है कितना लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कि सारे फोर्स को आप एक्स और वाई की तरह ट्रीट कर लें, ठीक ना, यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकालें और सिग्मा एफ वाई निकालें। एक्स ये वाला निकालिएगा तो एक्स के डायरेक्शन में 20 और 30, ठीक है। 30 जो है नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है और 20 जो है पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है। तो हम लोग कह सकते हैं 20 प्लस में माइनस में 30, यही इतना हो गया एक्स का कंपोनेंट। और सिग्मा एफ वाई क्या हो जाएगा 25 और 40 जो है वाई के डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि 25 माइनस 40, ठीक ना, इतना न्यूटन वाई के डायरेक्शन में हो गया, यानी कि ये हो गया माइनस 10 न्यूटन और ये हो गया कितना माइनस 15 न्यूटन। यही ना, आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं रूट अंडर करके सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, यही ना, ऐसा निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए एक थोड़ा सा हम इसको लॉजिकली अगर हम सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि हमको तो रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत है ना, हमको क्या है रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत है ना। तो हम इसमें कपल को हटाते हैं, ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं कपल फोर्स को हटा देते हैं। तो कपल फोर्स को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, 20 न्यूटन ये वाला और इसमें से हम आधा कर लेते हैं क्या 20 न्यूटन फोर्स और प्लस 10 न्यूटन फोर्स, कर सकते हैं, बोलिए ये 25 न्यूटन, तो इसमें हम कर देते हैं क्या 25 न्यूटन फोर्स प्लस 15 न्यूटन फोर्स, ऐसा कर सकते हैं। आप देखिए किसे ये 25 न्यूटन इस 25 के साथ क्या बना लेगा, कपल बना लेगा, बोलिए। तो ये 25 हटा दीजिए, खत्म। अब इसमें जो 20 न्यूटन है इसके साथ 20 न्यूटन के साथ कपल बना लेगा, बचा कितना 10। आप डायरेक्शन देख लीजिए 15 जो है नीचे की ओर है, तो सिग्मा एफ वाई आपका क्या हो गया माइनस 15 न्यूटन हो गया, है ना। और सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस 10 न्यूटन, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो ये टोटल अब यहां से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ये सेम चीज आएगा कि नहीं, तो सेम चीज ही आपको आएगा इस तरह से भी, ठीक है। आप जितने भी कपल बन रहे हैं कपल को हटा दीजिए, ठीक है। अब कहेगा कि से ये बॉडी जो है से क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट कपल आ रहे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट कपल आ रहे हैं, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, क्लियर है। तो ये होता है तरीका आपको निकालने का। अब देखिए कि टोटल मोमेंट पूछेगा कि टोटल मोमेंट इस पे कितना लग रहा है, रिजल्टेंट मोमेंट कितना आ रहा है ना। तो एक तो आपका ये आया 25 का जोड़ा, ठीक है, और एक आपका आया 20 का जोड़ा। तो ये साइड भी पता रहेगा तभी आपको जो है मोमेंट निकल सकता है, ठीक ना। मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या पता रहना चाहिए, साइड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपसे कहता कि रिजल्टेंट मोमेंट कितना, ये साइड मान लेते ये स्क्वायर है, आइए दे दिया 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर ये भी होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, सब 10 होगा, यही ना। तो अगर हम मोमेंट की बात करें तो 25 न्यूटन का एक मोमेंट बना था और एक 20 न्यूटन का, तो 25 गुना 10 प्लस 20 गुना 10, क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल रहेगा तो फिर आपको कंपोनेंट लेना मजबूरी है, ठीक है। उसमें जो है कपल जनरेट करोगे तो उसमें आपको कंपोनेंट लेना मजबूरी पड़ जाएगा। देखिए ऐसे इस तरह से अगर मान लेते हैं कि रहता है फोर्स F1 F2 F3, ठीक है, यहाँ पे कपल जनरेट हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पे कपल जनरेट हो रहा है, बट क्या ये पैरेलल और अपोजिट फोर्सेस हैं, नहीं ना,
ये कोई भी पैरेलल फोर्सेस इसमें दिख रहा है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मजबूरी में इसका हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंपोनेंट इधर और इधर, इसका कंपोनेंट इधर और इधर। ठीक है, तो ये वाला फोर्स ये वाला के साथ कपल बनाएगा, ये वाला फोर्स ये वाला के साथ कपल बनाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में क्या रखना है, कपल तभी बनेगा पैरेलल फोर्सेस और अपोजिट फोर्सेस से कपल बनेगा। ठीक है, पैरेलल और अपोजिट फोर्सेस जो कुछ दूरी पे लग रहा हो, ठीक ना, एक ही जगह पे लग रहा है तो नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ दूरी पे लग रहा है तब बनेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि कितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस पे नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको तोड़ने का तरीका होता है, इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा। ठीक ना, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, कोई ना कोई एक रिजल्टेंट यहाँ पे डाल देते। मान लेते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है। अब कोई पॉइंट ए है, इसको हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट के अबाउट जितना इसका रिजल्टेंट फोर्स है ना, जितना उसका रिजल्टेंट फोर्स है, हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट उतना ही फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर तरफ से। अरे दोनों तरफ से लगाएंगे सेम सेम चीज हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा इफेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब कि इस रिजल्टेंट को, यानी कि जो रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है या किसी भी फोर्स को, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इसके बराबर में किसी पॉइंट पे हम क्या कर दिए, दो फोर्स लगा दिए अपोजिट में। ठीक है, अब क्या होगा कि ये रिजल्टेंट और ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या बना लेगा, कपल बना लेगा। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, ये दोनों को हटा करके हम इसको फाइनल जो हमारा फिगर बनेगा वो ये बनेगा कि ये वाला फोर्स तो रह गया। ठीक है, क्योंकि ये तो कपल नहीं ना बनाया, कपल किसके किसके कारण से बना, ये दोनों के कारण से बना। अब ये हमारा एक फोर्स यहाँ ट्रांसफर हो गया, कौन वाला, रिजल्टेंट वाला, और एक जो है से अब मोमेंट इसमें आ गया। ठीक ना, मोमेंट इसका आएगा इस तरह से क्लॉकवाइज, तो एक मोमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जितना मोमेंट आएगा वो मोमेंट लिख देंगे और एक फोर्स यहाँ पे लिख देंगे। यही जो है इसको रिजोल्व किए जा सकते हैं, यानी कि किसी एक फोर्स को एक फोर्स में और एक मोमेंट में किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक ना, किसी फोर्स को एक फोर्स और दूसरे मोमेंट में किसी दूसरे स्थान पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पहले ये फोर्स यहां लग रहा था, अब फोर्स यहां लग रहा है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, एगो मोमेंट आ गया। क्लियर है, तो ये फोर्स ट्रांसफर हो गया हमारा। ठीक है, तो जब भी इस तरह से फोर्स को ट्रांसफर करेंगे एगो मोमेंट आ जाएगा। एक कंडीशन आएगा आपको इस तरह से, देखिए ये बीम है आपका, ये वाला। ठीक है, अब इस पे अगर फोर्स लगता है इस तरह से, ठीक है, ये फोर्स आपको लगा। ठीक, तो अब ये फोर्स को हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो भी इसका डिस्टेंस डी जो भी रहे, डी एल, ये इस तरह से जो भी डिस्टेंस हो इसका, हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे सेम फोर्स लगा देते हैं, यानी एफ फोर्स इधर लगा दिए और एफ फोर्स यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब ये वाला फोर्स जो है ना इसके साथ क्या बना लेगा, कपल बना लेगा। तो अब ये आप कह सकते हैं कि ये और ये मिलकर कपल बना लिया, कितना, एफ गुना एल, यही ना, एल डिस्टेंस पे ना है। ठीक है, तो अब जो है फाइनल अगर फिगर बनाएंगे तो इसमें हम इसको तोड़ करके क्या कर दिए, यहां पे एक फोर्स आ गया, कितना, एफ फोर्स, एक कपल आ गया कितना, तो एफ गुना एल ना, एफ गुना एल ना, डी वैसे ही डिस्टेंस दे दिए तो इसका मतलब उसका यूज हो गया। अरे डी डिस्टेंस, ये एफ और ये वाला एफ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल ही ना, तो एल एफ गुना एल। ठीक है, जैसा मोमेंट वैसा मोमेंट एक लगा देंगे और एक जो से फोर्स लगा देंगे, ये पूरा सिस्टम जो से आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसको, तो ये कॉम्प्लेक्स फिगर को ना
फोर्स और मोमेंट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे ना, कल आपको मिलेगा, तो उस ऑब्जेक्टिव बनाते समय इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि एक फोर्स को हम लोग कितने तरह के फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको उसमें रहेगा ऑप्शन में एक फोर्स प्लस एक कपल, या एक फोर्स एक मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रहेगा आपका ऑप्शन में। तो आप क्या कर सकते हैं, एक फोर्स और एक कपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये हो गया मोमेंट का, कपल का।